हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन लेक्चर स्टार्ट किया था। तो पार्ट वन में हमने कहाँ तक रिवाइज किया था? पार्ट वन में हमने कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी यहाँ तक कवर किया था। ठीक है, आज की जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम इस पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कंप्यूट होता है सर? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कंप्यूट करने के लिए ये वाला फॉर्मेट है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको लेना है, मतलब जीएवी, उसमें से माइनस करना है म्यूनिसिपैलिटी टैक्स। जो भी आएगा वो आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से आपको माइनस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड 24B। ठीक है, तो उसके बाद जो आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम आज की क्लास में हम 24A एंड 24B से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, क्या बोलता है ये 24 सेक्शन? 24 सेक्शन क्या है? नॉर्मली डिडक्शन सेक्शन है। इसका दो पार्ट्स है, जैसे कि आपको पता है 24A है एंड एक है 24B। 24A सर क्या बोलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बोलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सर क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब अगर आपकी NAV, अगर आपका नेट एनुअल वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको क्या मिलेगा? 30% का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डिडक्शन मिलेगा। NAV का 30% आप माइनस कर लोगे अगर आपकी NAV पॉजिटिव है। ठीक है, अगर NAV नेगेटिव है तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 24B। 24B सेक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड में भी क्या है? दो टाइप के इंटरेस्ट है, एक है प्री पीरियड इंटरेस्ट, एक है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड का मतलब क्या है? जब भी आप लोन लेते हो अपने घर को, अगर आपने लोन लेके अपने घर की परचेज किया है या फिर कंस्ट्रक्शन किया है, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो लोन लिया है अपने, लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको डिडक्शन मिलेगा। और उसमें भी दो टाइप के इंटरेस्ट है, एक है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, एक है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है वो क्या होगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। ठीक है, जो भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो क्या होगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। किस ईयर से सर अलाउड होगा? जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसी ईयर से अलाउड होगा। ठीक है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा सर? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट फुल्ली आप क्लेम कर सकते हो, जिस ईयर का इंटरेस्ट है उसी ईयर में क्लेम कर सकते हो। ठीक है सर, हमें ये बताइए कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है? सो देखिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया या फिर लोन लिया, जो डेट बाद में आता है उस डेट से स्टार्ट होकर, ठीक है, ये कहाँ तक चलता है? जिस ईयर में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया उसकी इमीडिएटली 31 मार्च तक। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स द पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ये क्या बोल रहे हैं एक बार देखिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन और द डे ऑफ बोरोइंग ऑफ द लोन व्हिच एवर इज लैटर, जो बाद में आता है। लोन डेट और कंस्ट्रक्शन डेट जो बाद में आता है उस डेट से ये स्टार्ट होगा और एंड कब हो जाएगा? एंड एंड्स ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसी ईयर में क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। मान लीजिए कि आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2021 को। ओके, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 मई 2021 को। सर प्री पीरियड और आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कब हो गया? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया आपका, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ है फर्स्ट, एक फ्यूचर डेट लेते, 1 अप्रैल 2023। ठीक है, 1 अप्रैल आपने लोन कब लिया? 1 अप्रैल 2021। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया? उसके एक महीने के बाद 1 मई 2021 को। और आपका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो जा रहा है सर? आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को। क्लियर? तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब होगा? लोन डेट और कंस्ट्रक्शन डेट व्हिच एवर इज लैटर। तो आपका लोन डेट क्या है? 1 अप्रैल 2021। कंस्ट्रक्शन डेट क्या है? 1 मई 2021। सो आपकी प्री पीरियड स्टार्ट होगा 1 मई 2021 से। सर ये एंड कब हो जाएगा? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसकी पहला 31 मार्च, उससे पहले प्रीवियस का 31 मार्च। सो हमारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है सर? हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है 2023-2024 में। ठीक है, सो ये प्री पीरियड इंटरेस्ट जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो कब एंड हो जाएगा? 31 मार्च 2023। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि प्री पीरियड इंटरेस्ट का प्री पीरियड जो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका 1 मई 2020
वन से लेकर आपका 31 मार्च 2023 तक चलेगा। ठीक है, तो ये डेट है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। और एक बार रीड करते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसे बोलते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन और द डे ऑफ बोरोइंग व्हिच एवर इज लैटर, जो बाद में आता है। लोन डेट और कंस्ट्रक्शन डेट जो बाद में आता है, उस डेट से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है। और एंड कब होता है, एंड्स ऑन द 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जिस ईयर में खत्म होता है उसकी प्रायर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च। ठीक है सर, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का सिंपल मतलब है जिस दिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हुआ उसके अगले दिन से ही पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमारी एग्जांपल में पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड सर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा सर। ठीक है, सो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन व्हिच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड कंटिन्यू टिल द लोन इज रिपेड। इसका मतलब क्या है, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका 1 अप्रैल से ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा और ये कब एंड होगा, जब तक आप लोन रिपेड नहीं कर लेते। क्लियर। आपको ये समझ में आ गया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है, उस टाइम पे तो सर घर नहीं बना होगा ना, तो डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे, इसीलिए उसकी जो इंटरेस्ट है वो आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लियर कर सकते हो। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल है 2023 एंड 2024, इस ईयर से आपने 5 इंस्टॉलमेंट में इक्वली 5 साल में इसकी जो फ्यूचर 5 ईयर से, मतलब 24 25 25 26 26 27 27 28, इन 5 साल में आप क्या कर सकते हो, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है उसे क्लेम कर सकते हो। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का सर क्या होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन फुल्ली क्लेम हो जाएगा, जिस ईयर का इंटरेस्ट उसी ईयर में क्लेम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहला नंबर पे सर क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स, देखिए पहला नंबर ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउडेड ऑन एक्यूरल बेसिस इवन इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट ऑन कैश बेसिस। इसका सिंपल मतलब क्या है कि सर ड्यू बेसिस पे इंटरेस्ट अलाउड होगा, आप चाहे पेमेंट करो या फिर ना करो, आपका अगर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो वो आपका हाथ में अलाउड हो जाएगा। बी नंबर पॉइंट क्या होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन व्हिच इज टू टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। मान लीजिए कि आपने 50 लाख का घर खरीदने के लिए लोन लिया था, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन से। मान लीजिए कि राम ने शाम से 50 लाख का लोन लिया था टू परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन वो क्या करे, ये फ्रेश लोन था तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, अलाउड हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, राम को अचानक पैसे की जरूरत पड़ी तो सैम ने क्या किया, बैंक से 50 लाख का लोन लिया और उसने राम को पेमेंट कर लिया, अपना लोन जो था ओरिजिनल लोन उसे रीपेमेंट कर लिया। तो उस केस में जो बैंक का जो लोन है उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो भी अलाउड होगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन व्हिच इज टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन। मतलब अगर आप नया लोन ले रहे हो और नया लोन लेके ओरिजिनली जो आपने लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको रीपेमेंट कर ले हो, तो उसका जो इंटरेस्ट है, फ्रेश लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपका अलाउड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर सी ये बोलता है कि अगर आपने न्यू लोन लिया है ओल्ड लोन की इंटरेस्ट पेमेंट के लिए तो वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने ब्रोकरेज कमीशन वगैरह कुछ भी पे किया है लोन देने के लिए तो वो भी आपका डिडक्शन अलाउड नहीं होगा सर। पॉइंट नंबर ई क्या बोलता है, पॉइंट नंबर ई बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी टैक्स एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट वगैरह लिया है, लोन वगैरह लिया है म्युनिसिपैलिटी टैक्स वगैरह पेमेंट के लिए, उसकी इस केस में भी क्या होगा, इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट कब अलाउड होगा सर, एक्यूरल बेसिस पे अलाउड होगा। किस बेसिस पे, एक्यूरल बेसिस पे, मतलब ड्यू बेसिस पे अलाउड होगा। अगर आपने ओरिजिनल लोन पेमेंट के लिए, ओरिजिनल लोन को रिपेमेंट करने के लिए फ्रेश लोन लिया है तो वो भी आपका डिडक्शन, फ्रेश लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन अलाउड होगा। अगर आपने फ्रेश लोन लिया है टू पे द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओल्ड लोन तो उस केस में डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। और पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह आपने कुछ भी अगर पेमेंट किया है तो उस केस में भी वो डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। पॉइंट नंबर ई क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी टैक्स एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अगर म्युनिसिपैलिटी टैक्स वगैरह आपने पेमेंट करने के लिए लिया है तो वो भी अलाउड नहीं होगा डिडक्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है आउटसाइड इंडिया में, अगर आपने इंटरेस्ट किसी फॉरेनर को फॉरेनर या फिर एनआरआई को पेमेंट किया है, एनआर को पेमेंट किया, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है, और आपने टीडीएस नहीं काटा है या फिर आपने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, और उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई एजेंट नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है इसे, अगर आप किसी फॉरेनर को इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो आपका जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना है, ठीक है, आपको टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट को वो टीडीएस डिपॉजिट करना है। अगर आपने टीडीएस बिना टीडीएस के कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट कर लिया फॉरेनर को, तो वो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। अगर उसका कोई इंडिया में एजेंट है, उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई एजेंट है, तो आपको अलाउड हो जाएगा, लेकिन अगर एजेंट भी नहीं है और आपने टीडीएस भी नहीं काटा है तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की। पहले हमने लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कवर कर लिया है, अब हम बात करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की। सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, जब भी ओनर अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई भी हाउस प्रॉपर्टी यूज करता है ना, जब भी ओनर क्या करता है अपनी पर्सनल पर्पज के लिए कोई भी हाउस प्रॉपर्टी रखता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। या फिर अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर वैकेंट है, ठीक है, अगर ओनर एक हाउस प्रॉपर्टी को पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो उससे हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। और अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि उसने कभी भी साल भर में कभी भी भाड़े पे नहीं दिया है, साल भर वैकेंट है, तो उससे भी हम पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एज्यूम करेंगे, ठीक है। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होता है ना, एनुअल वैल्यू मीन्स यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू NAV, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो नेट एनुअल वैल्यू होता है NAV, वो क्या हमेशा लिया जाएगा, नील लिया जाएगा, हमेशा नील, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू हमेशा क्या लिया जाएगा, नील लिया जाएगा, ठीक है। सो इफ ASSC occupies more than 2 house property as self occupied, he is allowed to treat only 2 house property as self occupied। मान लीजिए कि अंबानी के पास 5-10 हाउस प्रॉपर्टीज है और जो वो भाड़े पे नहीं दे रहा है, ठीक है, अंबानी के पास 5-10 हाउस प्रॉपर्टी है और वो भाड़े पे नहीं दे रहा है, तो उसमें से सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी ऐसा है जिसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करेंगे, ठीक है। 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करेंगे, बाकी के जो हाउस प्रॉपर्टी बच जाता है उसे क्या करेंगे, लेट आउट ट्रीट करेंगे। ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि वो भाड़े पे दिया हुआ है, ठीक है। सो एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी अपनी चॉइस में क्या कर सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की। इंपॉर्टेंट नोट में क्या दे रखा है यहाँ पे, बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23, बेनिफिट अंडर सेक्शन 23A कैन ओनली बी क्लेम बाय इंडिविजुअल एंड HUAP। सर ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हाउस प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUAP ही क्लेम कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल एंड HUAP को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने 2 हाउस, मैंने अभी मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि उसके पास 5 हाउस प्रॉपर्टी है, 5 हाउस प्रॉपर्टीज दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, जो भी मेट्रो सिटीज है वहां पे, ठीक है। मुकेश अंबानी ने क्या किया, पहले साल 2 हाउस प्रॉपर्टी को उसने बोला कि मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या सर लाइफ टाइम तक वही 2 को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्लेम करेगा, या फिर वो चेंज कर सकता है, बिल्कुल चेंज कर सकता है। जब भी उसका जो भी ऑप्शन आएगा, हर साल, एक साल में 2-3 बार चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नेक्स्ट ईयर को वो और 2 हाउस प्रॉपर्टी उसकी मर्जी से, जो भी 2 हाउस प्रॉपर्टी है वो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकता है, ठीक है। When ASSC occupies the house but not in the capacity of the owner, then the benefit of section 23A is not applicable। सर अगर सर ऐसा हुआ कि ओनर अपने ही घर पे रह रहा है लेकिन किस फैसिलिटी में, ओनर की कैपेसिटी में नहीं रह रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये जो पॉइंट है बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। मान लीजिए कि राम एक एम्प्लॉई, ठीक है, एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। राम क्या है, राम एक इंडिविजुअल है जिसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, राम एक इंडिविजुअल है जिसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, और वो क्या कर रहा था कि वो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर रहा था, क्लियर। राम का अचानक क्या होता है कि जॉब होता है IOCL में, इंडियन ऑयल कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भी है, ठीक है। IOCL में उसका जॉब होता है, और IOCL में जॉब होने के बाद IOCL वाले उसी की लोकल एरिया में जॉब हो जाता है, ठीक है। अब IOCL वाले उसे बोलते हैं कि देखिए राम, देखिए हम आपको क्या करते हैं, हम आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है हम देना चाहते हैं अपनी कंपनी की तरफ से, लेकिन हमें अभी घर नहीं मिल रहा है, हम इस एरिया में नहीं जानते कहाँ पे अच्छा घर मिलेगा और सस्ते रेट में मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको देना चाहते हैं। अगर आप अपने लिए घर अगर आपने अपने लिए घर ढूंढ लिया है,
ढूंढ लेते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेशन रेंट पे वो घर ले लेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। तो राम की जो यहाँ पे बुद्धि है वो चमका और उसने क्या बोला, अपने ही घर को कंपनी को रेंट पे दे दिया। कंपनी को बोला कि ये एक पर्सन का घर है, आप ये रेंट पे ले लीजिए। ठीक है, कंपनी ने राम के साथ एग्रीमेंट किया और राम और उसका कंपनी का, आईओसीएल का और राम का ओनर एंड टेनेंट का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, अब राम से घर लेने के बाद कंपनी ने क्या किया, वही सेम घर राम को ही प्रोवाइड किया, मतलब राम का खुद का घर राम को प्रोवाइड किया, बट आज रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या है, राम अपने ही घर पे रह रहा है लेकिन ओनर की कैपेसिटी में नहीं रह रहा है। राम कह रहे ओनर की कैपेसिटी में नहीं रह रहा है, वो क्या है, आज एम्प्लॉय ऑफ आईओसीएल रह रहा है। तो इस केस में राम को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आता है फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ एन एसएससी हैज अ हाउस प्रॉपर्टी व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर आइडेंटिकल यूनिट्स and all such units are self occupied used in the combined form, then the annual value of the self occupied house property shall be treated as nil। इसका मतलब क्या है सर, ये लास्ट वाला पॉइंट का मतलब है, मान लीजिए कि एक इंसान के पास 3 फ्लैट्स है। ठीक है, जैसे कपिल शर्मा का किस किस को प्यार करो में 3 फ्लैट्स थे, इस केस में भी एक इंसान के पास 3 फ्लैट्स है लेकिन तीनों एक ही रो में है। ठीक है, सो एक ही फ्लोर में तीनों फ्लैट है उसके पास, और वो उसने ऐसा कुछ किया है कि ये तीनों फ्लैट को वो एट ए टाइम यूज कर सकता है, मतलब तीनों फ्लैट को उसने इंटर कनेक्ट बना दिया है। ठीक है, एक एक दरवाजा हर एक फ्लैट के लिए कनेक्ट है। सो इस फ्लैट से वो इस फ्लैट में कभी भी जा सकता है और इस फ्लैट में भी कभी भी जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो तीनों फ्लैट्स है इन्हें एक ही हाउस प्रॉपर्टी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर इफ एन इंडिविजुअल हैज एन हाउस प्रॉपर्टी व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर रेसिडेंशियल यूनिट एंड ऑल सच यूनिट आर सेल्फ ऑक्युपाइड यूज्ड इन कंबाइंड फॉर्म, देन द एनुअल वैल्यू ऑफ एंटायर हाउस शैल बी टेकन एज नील। इसका मतलब यही है कि अगर एक इंसान के पास रेसिडेंशियल यूनिट्स है, ठीक है, मतलब एक ही हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत सारे यूनिट है और उससे वो कंबाइन फॉर्म में यूज कर रहा है, तो क्या होगा, उसको एक ही हाउस प्रॉपर्टी काउंट किया जाएगा। क्लियर। अब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का सर इनकम हम कैसे कंप्यूट करेंगे। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का सर हमें तो पता है एनएवी नील ही नील है, एनएवी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का क्या है, नील है। सर 24A का डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं बेटा 24A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 24A का डिडक्शन तब भी मिलता है जब एनएवी पॉजिटिव होता है, या फिर पॉजिटिव, अगर एनएवी पॉजिटिव है तभी मिलेगा, अगर एनएवी नेगेटिव है या फिर नील है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब 24B का डिडक्शन मिलेगा, एब्सोल्युटली मिलेगा बेटा, 24B का जो है डिडक्शन वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा अगर आपका 24B है, 24B में आपने लोन लेके हाउस प्रॉपर्टी में बनाया है घर, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में आपका हमेशा लॉस आएगा और इस लॉस को आप इनकम के साथ, हाउस प्रॉपर्टी के अदर इनकम के साथ सेटअप कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है यहाँ पे देखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज नॉट अलाउड आज एनएवी इज नील। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ टू सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टीज टेकन एज नील। Net annual value of two self-occupied house property is taken as nil as per the choice of the assessee. He can choose the house property through which his tax liability is reduced. इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे ये सिंपली बोल रहा है कि जो 2 एनुअल वैल्यू है उसकी दो एनुअल वैल्यू के हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा, नील लिया जाएगा, और ये 2 हाउस प्रॉपर्टीज एसएससी अपनी मर्जी से चॉइस कर सकता है। क्लियर। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को लेकर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, मतलब 24B जो है वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग था और वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग है। ठीक है, सो क्या है सर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिनोवेशन, एक्सटेंशन इज अलाउड अप टू 30,000। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और आपने लोन लेके घर बनाया है तो आपको मैक्सिमम जो 24B में डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30,000 का मिलेगा सर। ठीक है, ये 30,000 जो है ना ये 2 लाख तक जा सकता है, मतलब आपको 2 लाख की बेनिफिट मिल सकता है अगर आपने ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई किया। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, अगर आपने सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिनोवेशन, एक्सटेंशन कुछ भी पर्पज के लिए लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल सकता है एक साल में, 30,000। ठीक है, लेकिन ये जो लिमिट है, लिमिट 2 लाख तक जा सकता है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है। पहला कंडीशन क्या है सर, जो लोन आपने लिया है वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999
उस डेट से बाद में लिया है, 1 अप्रैल 1999 में या फिर उसके बाद में आपने लोन लिया है, ठीक है। लोन आपने लिया है ओनली फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, लोन आपने लिया है ओनली फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ घर खरीदने के लिए या फिर घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने लोन लिया है। थर्ड नंबर आपका जो पॉइंट है वो है सच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन मस्ट बी कंप्लीट विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच लोन वाज टेकन। जिस साल आपने लोन लिया है उसकी 5 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज कंप्लीट करना है। तो 3 कंडीशन से, पहला कंडीशन ये, द लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। सेकेंड वाला कंडीशन आपका ये है कि लोन लेना चाहिए परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। और द थर्ड वाला पॉइंट है वो ये है कि लोन लेने के बाद आपको 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर। सो ये है 24B फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद एक और हाउस प्रॉपर्टी आता है जिसका नाम है अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सर ये अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या है सर? अगर आरसीसी के पास कोई भी घर है जिसको वो यूज ही नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा? अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होगा। सर ये अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? ये बहुत बड़ा है लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ लीजिए। अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का सिंपली ही मतलब है कि अगर कोई आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। सो ट्रीटमेंट इसका क्या है? ये सिमिलरली ट्रीटमेंट किया जाएगा एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की तरह ही इसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। और इसकी जो जो भी टैक्स ट्रीटमेंट है वो सिमिलर है आज स्टेट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब सेक्शन 23(2)A में जो भी ट्रीटमेंट था सेक्शन 23(2)B में सिमिलर ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना एक बात कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल एट ए टाइम सेक्शन 23A एंड 23B दोनों का बेनिफिट नहीं ले सकता, कोई किसी एक का बेनिफिट बोलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुकेश अंबानी के पास 5 घर है तो 5 में से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फेवरेट घर है जो एंटीलिया उसमें रहता है, बाकी 4 में वो नहीं रहता, बाकी 4 अनऑक्यूपाइड है। तो वो कि 4 में से किसी एक घर को वो क्या कर सकता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ले सकता है। या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड लेगा या तो वो अनऑक्यूपाइड लेगा, ठीक है। दोनों की ट्रीटमेंट सेम ही है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ओके सर, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट का मतलब क्या है? पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट का मतलब ये है कि आधा दिन इसमें ओनर रह रहा है, कुछ पार्ट उसने ओनर ने खुद अक्वायर किया है कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए, और कुछ पार्ट को उसने क्या किया? लेट आउट किया है, ठीक है। तो इसमें मेनली 2 टाइप के आते हैं क्वेश्चंस, एक होता है एरिया वाइज डिवीजन, एक होता है टाइम वाइज डिवीजन, ठीक है। एरिया वाइज डिवीजन का मतलब सर क्या है? एरिया वाइज डिवीजन का मतलब देखिए कि मान लीजिए कि ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स बना लेता है ओनर। पहला पार्ट क्या करता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रखता है और दूसरा पार्ट वो लेट आउट कर लेता है, ठीक है। इसे बोला जाता है एरिया वाइज डिवीजन। मतलब एरिया वाइज एक हाउस प्रॉपर्टी को उन्होंने डिवाइड कर लिया। एरिया वाइज एक हाउस प्रॉपर्टी को आप डिवाइड कर लेते हो और आधा एरिया आप खुद के लिए यूज करते हो, मतलब एक सर्टन एरिया आप खुद के लिए यूज करते हो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, और एक और एरिया आप लेट आउट के लिए दे देते हो, ठीक है। सर क्या ट्रीटमेंट होगा एरिया वाइज डिवीजन का? एरिया वाइज डिवीजन का सिंपल ट्रीटमेंट है, आप क्या करोगे? जितना भी एरिया में डिवाइड हुआ है एक हाउस प्रॉपर्टी जितना भी एरिया में डिवाइड हुआ है उसे आप सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करोगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये लेट आउट है, आपको क्या करना है कि इसको अलग हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करना है, इसको अलग हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट को सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी आपको ट्रीट करना है। सर और इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? इसका और कैसे इनकम निकालना है? यहाँ पे दे रखा है, देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी आर कंसीडर एज सेपरेट हाउस। सेकेंड वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो कॉमन वैल्यूज है, कॉमन वैल्यूज का मतलब सर म्युनिसिपैलिटी वैल्यू। अरे म्युनिसिपैलिटी वैल्यू तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी के लिए रहेगा ना। जब म्युनिसिपैलिटी वालों ने निकाला तो वो उन्होंने क्या किया होगा? टोटल वैल्यू का, टोटल हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाला होगा। तो जो एमआरवी है, एमआरवी को आपको जो भी कॉमन वैल्यू है, एमआरवी, एफआरवी, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, इंटरेस्ट, ये सबको आपको सेपरेट करना है एज पर द प्रोपोर्शन। मान लीजिए कि 50-50 का हाउस है, 1/2 हाफ का 2 यूनिट है, तो जो भी म्युनिसिपैलिटी वैल्यू है उसको क्या करोगे? 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। वैसे ही फेयर रेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, स्टैंडर्ड रेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। जो भी कॉमन वैल्यूज है उस कॉमन वैल्यूज को आपको क्या करना है? सेपरेट करना है, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है, ठीक है। और बोथ द हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
ये है एरिया वाइज डिवीजन। फिर बात आता है टाइम वाइज डिवीजन का। टाइम वाइज डिवीजन का मतलब सर क्या है? टाइम वाइज डिवीजन का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कि 6 महीने या फिर एक साल में 6 महीने या फिर 4 महीने ओनर खुद यूज करता है, बाकी के टाइम वो क्या करता है? लेट आउट कर लेता है। सो इस केस में सर क्या होगा? उस केस में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का ना बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो ओनर ने 6 महीने या फिर 4 महीने यूज किया है उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो पार्ट ए है जीएबी कैलकुलेशन में, जो पार्ट ए है वो क्या जाएगा? वो 12 मंथ का ही जाएगा। मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो आपका है वो पूरा इन दिस केस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज टेकन फॉर द होल ईयर, बट एआरआर इज टेकन फॉर द एक्चुअल लेट आउट पीरियड। इसका मतलब क्या है सर? जीएबी कैलकुलेशन में जो दो पार्ट्स थे, दो पार्ट में पहला पार्ट, ये जीएबी कैलकुलेशन में जो दो पार्ट थे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा होल ईयर का 12 मंथ्स का लिया जाएगा, मतलब होल ईयर का, और ये वाला पार्ट एक्चुअल लिया जाएगा। ठीक है, सो पार्ट ए में जो आर ईयर आपका निकलता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, वो 12 मंथ का निकलेगा, और आपका पार्ट बी जो होगा वो एक्चुअल रेंट रिसिव्ड वो निकलेगा, मतलब जितने महीने के लिए लेट आउट हुआ है। ठीक है, सो ये था टाइम वाइज डिवीजन, एरिया वाइज डिवीजन एंड टाइम वाइज डिवीजन। इसी से ही ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एरिया वाइज डिवीजन से ज्यादातर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक टर्म आता है डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि अभी 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 मैंने मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया था कि मुकेश अंबानी के पास 5 हाउस प्रॉपर्टीज है, उसमें से सर एक साल में वो कितना हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए ले सकता है? 2 हाउस प्रॉपर्टी के लिए। सर बाकी के जो 3 बच के वो क्या होगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। ऐसा इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि आप इन तीनों घर को भाड़े पे दिया है। ठीक है सर, इसका इनकम क्या आएगा? सर एक्चुअल रेंट तो इसमें से कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, तो इसका जीएबी क्या होगा? हमेशा हमेशा इसका जीएबी क्या होगा? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब पार्ट ए वाला हमेशा आएगा। ठीक है, जीएबी कैलकुलेशन में एक पार्ट ए था एक पार्ट बी था, सो इसमें पार्ट ए जो आरईआर है, आरईआर हमेशा जीएबी कैलकुलेशन में आएगा, मतलब जीएबी हमेशा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा। ठीक है सर, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी टैक्स एंड अदर डिडक्शन ले सकते हैं क्या? यस, 24A एंड 24B दोनों का डिडक्शन आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आज सिमिलर टू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, जो भी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी थे उसकी सिमिलर ट्रीटमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जीएबी फिक्स है, वो है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, फिर पॉइंट आता है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मान लीजिए कि कोई अगर बिल्डर है मान लीजिए कि एक बिल्डर है, बिल्डर ने क्या किया? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन वो प्रोजेक्ट सेल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बिल्डर है जिसने क्या किया? प्रोजेक्ट बनाया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है, 20 फ्लैट का एक प्रोजेक्ट उसने बनाया, और प्रोजेक्ट में क्या किया कि वो चाहता था कि सेल हो, लेकिन कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदा ही नहीं, तो उसके पास 10 ऐसे स्टॉक इन ट्रेड रह गए। मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके लिए फ्लैट्स क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो 10 फ्लैट उसका आज स्टॉक इन ट्रेड रह गए, तो वो क्या करेगा? उस स्टॉक इन ट्रेड से कुछ तो इनकम करेगा, तो उसने मान लीजिए कि उसको लेट आउट कर लिया। ठीक है, सॉरी, वो स्टॉक इन ट्रेड ऐसे ही पड़े हुए, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट उसने नहीं किया, मतलब उसे ऐसे ही सेल करने के लिए छोड़ दिया। तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो स्टॉक इन ट्रेड उसके पास है उसकी एनुअल वैल्यू भी निकाला जाएगा। पहले 2 साल उससे एग्जेम्प्टेड है, मतलब पहले 2 साल उसे कुछ भी टैक्स नहीं देना है। जिस साल उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उसके पहले 2 साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद के 2 साल तक वो क्या होगा? जो भी उसके पास स्टॉक इन ट्रेड्स है वो सारे की वैल्यूज, वो सारे स्टॉक इन ट्रेड के एनुअल वैल्यूज नील लिया जाएगा। जो भी हाउस प्रॉपर्टी उसके पास है वो सारे हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू नील लिया जाएगा अप टू 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिसीव ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। जिस ईयर में उसे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला उस ईयर से 2 साल तक एनुअल वैल्यूज उस हाउस प्रॉपर्टीज की नील लिया जाएगा। आफ्टर 2 साल, 2 साल के बाद क्या होगा? उससे आज आज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, ओके। फिर बात आता है कि सर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड एरियर रेंट। अगर आपको एरियर रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो जाता है जिसको आपने पहले डिडक्शन अलाउड किया था, तो अब क्या होगा? ये कैश बेसिस पे टैक्सेबल होगा। जितना भी आपको रिसिप्ट हुआ वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 25A, लेकिन उसमें से एक 30% का डिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, अगर आपका अनरियलाइज रेंट था और आपने उससे डिडक्शन अलाउड किया था, ठीक है, प्रीवियसली उसे डिडक्शन लिया था, अब वो रिकवर हो रहा है, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, लेकिन इसका सेक्शन क्या होगा? सेक्शन 25A। ये टैक्सेबल होगा ऑन रिसिप्ट बेसिस, मतलब जितना पैसा आपको मिला उतना ही टैक्सेबल, लेकिन उसमें से 30% का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है,
इसमें इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या ध्यान में रखना है, नो अदर डिडक्शन इज अलाउड एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो यहाँ पे 30% का डिडक्शन मिल रहा है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट से, वही क्या होगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने कुछ लीगल फीस वगैरह दिया है या फिर रिकवरी चार्जेस वगैरह कुछ दिया है तो वो अलाउड नहीं होगा। इनकम हमेशा कैश बेसिस पे टैक्सेबल होगा, मतलब जब भी मिला तब भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। सच रिसिप्ट इज चार्जेबल टू टैक्स even if as income from house property although the assessee is not the owner of the house property in the year of receipt। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हुआ 2023 में, जिस टाइम पे आपके पास कोई भी घर नहीं है, मतलब जो पुराना घर था वो क्या होगा, सेल हो गया, ठीक है। तो इस केस में भी आपकी हेड में ही वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात करते हैं को ओनरशिप की। को ओनर्स क्या होते हैं सर, एक ही हाउस प्रॉपर्टी के अगर 2-3 ओनर है तो ईच ओनर को हम क्या बोलेंगे, को ओनर बोलेंगे। सर क्या होता है ये को ओनर का फायदा, एक ही हाउस प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स क्यों करते हैं। मान लीजिए कि आपने और आपकी वाइफ ने या फिर आपकी स्पाउस ने एक ही प्रॉपर्टी के दो ओनरशिप ले रखा है, मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसकी आप ओनर हो, आपकी स्पाउस भी ओनर है, इक्वल ओनर, ठीक है। तो आप दोनों को क्या बोला जाएगा, को ओनर बोला जाएगा। सर ये को ओनर लेने का फायदा क्या है, टैक्स बेनिफिट के लिए बेसिकली लेते हैं को ओनरशिप, ओके। को ओनरशिप में क्या होता है, जो भी इनकम होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है बिटवीन को ओनर्स, ओके। अगर को ओनरशिप वाला हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, दोनों को 30,000 और 30,000 या फिर 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, को ओनर में बेनिफिट, मेन बेनिफिट क्या होता है, एक तो सर इनकम जो है वो डिवाइड हो जाता है, हाउस प्रॉपर्टीज में से जितना भी टोटल इनकम आया वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप, जितना भी ओनरशिप दोनों का है प्रोपोर्शनेटली वो डिवाइड हो जाएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी, को ओनरशिप वाला हाउस प्रॉपर्टी आप क्या कर रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो 24A में 24B में जो डिडक्शन मिलता था वो आपको 30,000 मिलता था पर पर्सन, यहाँ पे दोनों को 30,000 मतलब टोटली 60,000 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। या फिर टोटल 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख का 4 लाख, मतलब आपकी वाइफ को भी 2 लाख या फिर आपके स्पाउस को 2 लाख और आपको खुद को 2 लाख का मिलेगा। तो ये है बेनिफिट, एक तो इनकम डिवाइड हो जा रहा है और दूसरा क्या है, आपको लॉस का जो डिडक्शन है वो ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए लोग को ओनरशिप में हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है। सो ये था टोटल हाउस प्रॉपर्टी का रिविजन। हाउस प्रॉपर्टी का 2 पार्ट है, पार्ट 1 आप पहले देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिए, ठीक है। अगर हाउस प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 10 मार्क्स कैरी करता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से इसे रिवाइज करिए। जो नेक्स्ट चैप्टर है रिवीजन का वो हम सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का करेंगे, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।